क्या हाल है साथियों, मैं विकास उमर आप लोग के अपने ट्रस्टी चैनल कलेक्टिव स्टडी फॉर सक्सेस पे स्वागत करता हूँ। 8 अक्टूबर करंट अफेयर हम लोग देखने वाले हैं हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में, ठीक है। और ये पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। 9650347272 पे आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं पेड ग्रुप की जानकारी लेने के लिए। यूपीएससी और यूपी पीसीएस सिर्फ इन दोनों के ही, ठीक है। प्रीलिम कम मेंस दोनों, आंसर राइटिंग, डाउट डिस्कशन, करंट अफेयर, एवरीथिंग, ठीक। आज के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो आ सकते हैं एग्जामिनेशन में, प्रीलिम्स और मेंस दोनों में। वो ये सारे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमी से भी है, पॉलिटी से भी है, नोबेल प्राइज़ भी है लिटरेचर का, आज पढ़ेंगे किनको मिला है, ठीक है। और ये नेशनल लोक अदालत, मैं यही कहता हूँ ना आपसे, आप लोग रोज़ पढ़ो, ठीक। करंट अफेयर वाला वीडियो देखते जाओ, जहाँ पे पूरी चीज़ आपको एनालिसिस के साथ फैक्ट सारी चीज़ बताई जाती है। यूपी पीसीएस में ये वाला क्वेश्चन आया था लोक अदालत से संबंधित, तो ये बनते सारे क्वेश्चन करंट अफेयर से पीछे जाके जीएस के सिलेबस से ही बनते हैं, ठीक। अब आप इसको जितना जितनी जल्दी ये चीज़ समझ जाओगे उतना बढ़िया है। खैर, यहाँ पर रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट की बात करी जा रही है। तो देखो, वित्तीय कमीशन जो है, फाइनेंस कमीशन अंडर आर्टिकल 280, ठीक। तो उसने जब से चालू किया है कि जो भी नेट प्रोसीड्स आती हैं टैक्स से के कलेक्शन के बाद, तो उसको जो है हम डिवोल्यूशन करेंगे, मतलब कि पैसा जो है उसको स्टेट्स में कुछ हमें देना है। पहले 42% था, उसके बाद अब 41% हो गया है 15th फाइनेंस कमीशन के द्वारा, जिसका जो 25-26 तक चलेगा, ठीक। 2021 चालू हुआ, 2025-26 तक 41% जो भी टैक्सेशन आता है उसका नेट प्रोसीड 41% स्टेट्स में बांटना है, ठीक। ये चीज़ बताई गई है। 15th फाइनेंस कमीशन के हेड कौन थे? एनके सिंह थे। कितनी सारी चीज़ें देखो मैं आपको एक्स्ट्रा बताता आ रहा हूँ, ठीक। तो ये जब ये पैसा देना है स्टेट्स को देना है, स्टेट्स की उनकी जो भी इकोनॉमिक कंडीशन, आर्थिक स्थिति, उसके हिसाब से कम ज़्यादा मिलता है स्टेट्स को। जो ज़्यादा अभी डेवलपमेंट नहीं कर पाए उनको थोड़ा ज़्यादा मिलता है, जो डेवलप्ड है उनको थोड़ा कम मिलता है। ये बात समझ में आ गई, ठीक। अब इसमें जब से डिवोल्यूशन चालू हुआ है तब से मान लीजिए जो स्टेट्स हैं, ठीक, उनका जो व्यय होता है और यानी एक्सपेंडिचर, और जो उनका रेवेन्यू होता है, तो उसमें ये कहा गया था कि डिवोल्यूशन के बाद अगर मान लीजिए रेवेन्यू में कुछ गिरावट दिखती है, कोई स्टेट है ए, ठीक, तो डिवोल्यूशन से पहले मान लीजिए उसको 100 रुपये रेवेन्यू मिलता था, जो भी एक्सपेंडिचर करता रेवेन्यू 100 रुपये मिलता था, ठीक है। तो अब लेकिन जब डिवोल्यूशन चालू हो गया, ये कह दिया गया कि हम आपको कहीं कुछ भी नहीं, ये 41% सीधे पकड़ लो और अपना काम करो, ठीक है। मतलब ये सारी चीज़ें करो, रेवेन्यू आपको दे दिया गया है, उसको जैसे उपयोग करना अपने हिसाब से करो। तब इसमें क्या है कि मान लीजिए डिवोल्यूशन के बाद से उसको 80 रुपये ही रेवेन्यू आ रहा है, तो 20 रुपये का क्या हुआ, उसको डेफिसिट हो गया डिवोल्यूशन से पहले जो था, एवरेज निकालते हैं और अब में, ठीक, एक्सपेंडिचर वो सब देखकर। तो ये 20 रुपये जो है ना, ये दिए जाते हैं आपका केंद्र सरकार के द्वारा। इसी को बोलते हैं रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट। ग्रांट है, लोन नहीं है, अनुदान है, मतलब कुछ वापसी नहीं करना है इसमें। पूरी चीज़ समझ में आई ना? ये इसीलिए मैं कहता हूँ पूरा बेसिक से पढ़ो आप लोग, समझो। नहीं तो भैया करंट अफेयर जैसे बाकी लोग करते हैं, वो क्या बताते हैं, हाँ भैया रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट अभी जो है वित्त मंत्रालय ने दे दिया है, साथ ये इस पे फोकस करेंगे क्योंकि उनको पता है कि यही उनकी वो है फैक्ट पे। 7,183.42 करोड़, इससे कुछ नहीं होने वाला है, ठीक। मेन चीज़ पूरी ये नहीं पता होगी तो तथ्य आपको याद नहीं रहेंगे, वो मीनिंगफुल तथ्य तभी होंगे जब आपको पूरी अंडरस्टैंडिंग होगी। तो यहाँ पर 14 स्टेट्स को जो है वित्तीय मंत्रालय ने जो रेवेन्यू उनका डेफिसिट हो गया उसके लिए ग्रांट दिया है। ये 7th मंथली इंस्टॉलमेंट है पोस्ट डिवोल्यूशन, जिसकी मैं बात कर रहा था। कौन करता है ये? वित्त मंत्रालय के अंतर्गत डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, ठीक ठीक। तो ये सारी चीज़ें इसमें थी। और ये पोस्ट डिवोल्यूशन रेवेन्यू डेफिसिट जो देना है ग्रांट, ये आर्टिकल नंबर 275 जो संविधान का, उसके अंतर्गत दिया जाता है, ठीक। और रिकमेंडेशन जो भी रहती है फाइनेंस वित्तीय कमीशन की, उसके हिसाब से होता है कि मतलब जो भी रेवेन्यू अकाउंट में गैप आ गया है पोस्ट डिवोल्यूशन के बाद, उसको यहाँ पे दिया जाता है, ठीक। एलिजिबिलिटी ऑफ द स्टेट्स जो है वो जो जिनको मिलना है वो 15th कमीशन ने बताया 2020-21 से 25-26 के लिए, जो सारी चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी बता दी हैं, ठीक।
अगला टॉपिक है आयुष्मान भारत। इसमें क्या होता है, पूरे देश में 10.74 हाउस होल्ड जो हैं उनको उनको जो गरीब हाउस होल्ड हैं उनके परिवार को, ठीक है, मतलब हाउस होल्ड 5 मान के चलते हैं एवरेज, 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस होता है, हेल्थ इंश्योरेंस होता है कि वो अपना उपचार करा सकते हैं भारत में कहीं पे भी जाकर, ठीक, उपचार करा सकते हैं सेकेंडरी और टर्शरी हॉस्पिटैलिटी केयर में। ठीक, तो ये दुनिया का सबसे बड़ा हेल्थ इंश्योरेंस गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जाने वाला प्रोग्राम भी कहा जाता है। ठीक, तो मोदी जी ने अभी यहाँ पर सिटीजन का रिस्पॉन्स मांगा है, फिर बताया भी है कि किस प्रकार से आयुष्मान भारत ने काम किया है। पूरे इंडिया में कहीं पे भी आप जाके इसको अवेल कर सकते हो, पोर्टेबिलिटी है इसमें। ठीक, कैशलेस बेनिफिट होता है, इसमें आपको कुछ पैसे निकाल के नहीं देना है। इस स्कीम के अंतर्गत आप बेनिफिशियरी हो तो वहाँ पे जाके आप अपना कार्ड वार्ड दिखाओगे, ठीक, तो आपको वो सर मतलब जो हॉस्पिटल है उसको सरकार की तरफ से पैसा आएगा, आपको ये जरूरी नहीं है कि आपको पैसे का इंतजाम करना है। साथ ही साथ कौन से हॉस्पिटल इसमें आते हैं, ठीक, ये तो कहा गया भैया कि टर्शरी और सेकेंडरी हॉस्पिटल वाले हैं केयर, लेकिन वही हॉस्पिटल इसमें आएंगे जो अपने आप को इस स्कीम के अंतर्गत लाना चाहते हैं, एम्पैनल्ड उनको कराना पड़ेगा खुद को। ठीक, तो सरकार भी ये देखेगी कि ऐसा तो नहीं जो हम कह तो रहे हैं भैया यहाँ पे सुविधा दी जाएगी सेकेंडरी टर्शरी की, क्या उसके लायक भी है कि नहीं है। तो ये दोनों तरफ से अच्छा है, ठीक है, दोनों तरफ से अच्छा है, हॉस्पिटल के लिए भी अच्छा है, गवर्नमेंट के लिए भी अच्छा है, और जो लाभार्थी है उसके लिए भी अच्छा है। ठीक, एंटाइटल बेस्ड है। और किसको भैया मिलता है ये स्कीम का लाभ, किसको मिल सकता है, जो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस है ना उसके डेटा के हिसाब से निकाला जाता है। और स्टेट्स में इसको इम्प्लीमेंट लागू करने की एक एजेंसी बनाई जाती है, इसका नाम है स्टेट हेल्थ एजेंसी। ठीक, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम। देखो यूपी में ये स्कीम सबसे पहले लॉन्च करी गई थी 24 जनवरी। 24 जनवरी क्या होता है बताइए, यूपी दिवस भी होता है। 24 जनवरी 2018 को एक जिला एक उत्पाद योजना चालू करी गई थी। ठीक, इसमें क्या है, जैसे अलीगढ़ के ताले, तो वहाँ पे ताले को बढ़ाया जा रहा है, उत्पाद वहाँ का। ठीक, तो इससे क्या है कि वहाँ के जो भी औद्योगिक क्षमताएं हैं किसी जिले में, ऑलरेडी हम काम करते आए हैं और वो एक औद्योगिक जो जिला मशहूर है किस काम के लिए, तो उसको और बढ़ाओ, उसका एक यूनिकनेस भी हो जाएगी और फिर उससे जो है हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। और अभी हम लोगों ने पीछे देखा भी था कि इंडिया से जो है यूपी के प्रोडक्ट कई सारे हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, पूरे देश में भी जा रहे हैं और बाहर देश के बाहर भी जा रहे हैं। तो ये स्कीम काफ़ी अच्छी थी। तो इसी स्कीम को देखते हुए केंद्र सरकार ने भी जनवरी 2018 में ही इसको ऑल इंडिया लेवल पे भी जाने की जो है कोशिश करी, और जो कि हम देख भी रहे हैं ऑल इंडिया ले आने की, और साथ ही साथ जो आकांक्षी डिस्ट्रिक्ट हैं यानी कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, उनको और डेवलप किया जा सके वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम के अंतर्गत, ये चीज़ जो है पे फोकस किया गया। ठीक, तो मोदी जी ने अभी यहाँ करंट अफेयर में ये है कि कहा है कि भैया बूस्ट दो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम को, और जो आकांक्षी डिस्ट्रिक्ट है उनको और ज़्यादा डेवलप विकास कर सको उनका। ठीक, और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में देखो इसको लॉन्च किसने किया था, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, इसको लॉन्च किया था मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज ने, यानी कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग ने। खाद्य प्रसंस्करण मैं हमेशा एग्जांपल देता हूँ, फिर से बता रहा हूँ, टमाटर का चप बना दिया, उसकी प्यूरी बना दी, ठीक है, आपका वीट से बिस्किट बना दिया, तो ये सब क्या हो रहा है, खाद्य प्रसंस्करण हो रहा है। तो इस पे जो है हर डिस्ट्रिक्ट से कुछ ना कुछ फूड की कुछ ना कुछ तो भैया एग्रीकल्चर से संबंधित कोई भी एक रेसिपी संबंधित कुछ ना कुछ तो भैया वो होगा, एक उत्पाद बनाया जाएगा, और इससे फास्टर एक आर्थिक और सामाजिक जो है और सांस्कृतिक ग्रोथ करी जाएगी, इंप्लॉयमेंट बढ़ेगा, अपॉर्चुनिटी रूरल एरियाज में। और ज़्यादातर जो इसमें प्रोडक्ट हैं वो पेरिशेबल प्रोडक्ट पे फोकस किया जा रहा है, मतलब जो जल्दी सड़ जाते हैं, जैसे केला आप छोड़ दो ऐसे फ्रिज के मतलब बाहर रख दो, खराब हो जाता है ना, वैसे उनको पेरिशेबल प्रोडक्ट बोल। ठीक, तो मिनिस्ट्री कौन सी है, खाद्य प्रसंस्करण वाली। और इस इनिशिएटिव को कौन चला रहा है, डिस्ट्रिक्ट एज एक्सपोर्ट हब, हर जिला जो है निर्यात का जो है हब है, इनिशिएटिव है, जो डीजीएफटी डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स चलाती है। ठीक, लॉन्च ओडीओपी किसने किया, खाद्य प्रसंस्करण ने, लेकिन इस इनिशिएटिव को चला कौन रहा है, कैरी आउट कौन करता है, डीजीएफटी, क्योंकि एक्सपोर्ट भी करना है ना, और एक्सपोर्ट इंपोर्ट किसके मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, कॉमर्स के अंतर्गत। तो ऐसे आप याद रखिएगा। और इसमें जो है ओडीओपी में पेरिशेबल एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, अनाज वाले प्रोडक्ट, फूड प्रोडक्ट वाइडली प्रोड्यूस्ड इन डिस्ट्रिक्ट, और उसके साथ में उन सबको किया जाता है।
यूपी में लॉन्च किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा 24 जनवरी 2018 को। बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च कर दिया। मोदी जी ने जो है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम को लॉन्च किया था, जनवरी 2018 में, जिसमें 112 डिस्ट्रिक्ट थे जिसको जो है क्विकली और इफेक्टिवली इनको ट्रांसफॉर्म करना है, क्योंकि ये अभी अंडर डेवलप्ड है, विकसित नहीं है ज़्यादा, ठीक, बल्कि कम विकसित हैं। तो इनको और विकसित जल्दी और दक्षतापूर्ण तरीके से करना, आकांक्षी डिस्ट्रिक्ट इनका नाम रखा गया था, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। तो देख लो विकसित नहीं है, लेकिन नाम ऐसा रखा गया है कि लग रहा है कि हाँ विकसित होना चाहते हैं, पॉजिटिव उसमें आ रही है सोच। तो ये चीज़ होती है कि आप चाहे कितने भी उसमें हो, लेकिन आपका जो अप्रोच है, जो दिखना है, वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो अब इसमें एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम में होता क्या है, 5 पिलर हैं, 5 सोशियो इकोनॉमिक थीम है, सामाजिक आर्थिक थीम्स हैं। कौन कौन से? हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, एजुकेशन, ठीक, एग्रीकल्चर एंड वाटर रिसोर्स, फाइनेंशियल इंक्लूजन यानी कि व्यक्ति समावेशन, और स्किल डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड स्किल डेवलपमेंट यहाँ आएगा, और फिर इंफ्रास्ट्रक्चर अवसंरचना ये यहाँ आएगा। तो ये 5 आपके जो है थीम है, सोशियो इकोनॉमिक थीम है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के अंतर्गत। और इन 5 में अगर आप देखो तो इसके नीचे और कितने आ जाते हैं, 49 की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स है। तो इन पे जो है वर्क किया जाता है। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स क्या है? जैसे आप अपना सिलेबस उठाओ, सिलेबस में हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इन्वायरमेंट है, साइंस है। तो ये आपकी जो है ये इंडिकेटर है, इस पे आपका क्या परफॉर्मेंस है, इस पे मापा जाएगा कितना आप करते हैं। सब पे करोगे, करंट अफेयर है, तो इन सब पे जो जिस प्रकार से आपका परफॉर्मेंस होता जा रहा है। और ये की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स है, मतलब इनमें परफॉर्मेंस होना जरूरी है। सक्सेस है ये, की सक्सेस है, सक्सेस की है, सॉरी, ठीक। तो इसी प्रकार से जो है आकांक्षी डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम में भी रखे गए हैं। इस पे परफॉर्मेंस पे हम ट्रैकिंग भी करते हैं, और इस पे परफॉर्मेंस होना जरूरी भी है टू अचीव द सक्सेस, ठीक। तो एडीपी भी हमने पढ़ लिया और डीओपी भी पढ़ लिया। अब इससे क्वेश्चन आएगा तो ये मत कहना कि कहाँ से आ गया ये, ठीक। अगला टॉपिक है व्योम मित्र। देखो इसरो ने बनाया है व्योम मित्र, याद रखना। व्योम मित्र क्या है? देखिए ये लेडीज बनाई गई हैं, ठीक, ये आधी हैं, इसलिए इनको हाफ ह्यूमनॉइड बनाया जा रहा है। आधी मतलब ये है कि ऊपर का सिर्फ पोर्शन बनाया गया है, लोअर लिम्स वो सब नहीं बनाया गया, जितनी जरूरत है उतना बनाया गया, ठीक। व्योममित्र का काम क्या है? व्योम, व्योम का मतलब होता है एटमॉस्फेयर। तो ये व्योम, अभी जो गगनयान हमारा एक प्रोग्राम है ना, जिसमें हमें मनुष्यों को भेजना है, इंडियंस को भेजना है स्पेस में, अंतरिक्ष में, तो उससे पहले हम मनुष्य से पहले एक ह्यूमनॉइड को भेज रहे हैं, ठीक, जिसका नाम है व्योममित्र। हाफ ह्यूमनॉइड है, महिला की तरह इनको बनाया गया है। और ये सारी चीज़ें मॉनिटर करेंगे कि मतलब बताएंगे डेटा निकाल के कि ह्यूमंस के लिए किस प्रकार से जो है वहाँ पे हमें पहले से डेटा मिल जाए, किन किन चीज़ों पे ध्यान देना, वो सारी चीज़ें वहाँ पर ये इकट्ठा करके लाएंगी, ठीक। तो ये है। और इसकी डिजिटल ग्रे मैटर से ये ह्यूमनॉइड व्योममित्र जो है इसकी स्किल्स बढ़ी हैं। डिजिटल ग्रे मैटर पे इतना ध्यान रख लो, ज़्यादा इसमें नहीं पढ़ने की ज़रूरत है। और इसरो का इनर्शियल सिस्टम यूनिट ने, ISU ने इसको बनाया है, और कंप्यूटर ब्रेन भी इसमें लगाया गया है, ठीक। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता के अंतर्गत ये रोबोट है। ये सारे फेशियल एक्सप्रेशन, स्पीच, साइट कैपेबिलिटी, ये सब भी करेंगे, बताएगी, और नोटिस भी करेगी कैसे कैसे पैनल पढ़ के कि क्या कब क्या डिसीजन लेना है, ह्यूमंस कैसे आगे क्या कर सकते हैं, कहाँ चीज़ें करनी है, क्या चीज़ें नहीं करनी, ठीक। नेक्स्ट टॉपिक है इंटरनेशनल सोलर अलायंस 5th असेंबली। देखो इंडिया और फ्रांस ने मिलकर 2015 का जब UNFCCC यानी कि यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत पेरिस कॉन्फ्रेंस जिसे आप कहते हो, COP 2021, कितनी चीज़ें बताऊँ, सब कैसे रटा हुआ है, मैं रोज़ पढ़ता हूँ तो आप भी पढ़ो, ठीक। तो COP 21 के अंतर्गत जो ये इंडिया और फ्रांस ने मिलकर इंटरनेशनल सोलर अलायंस को लॉन्च किया था, ठीक। और जब 15 कंट्रीज़ ने इसको रेटिफाई कर दिया, साइन कर लिया, तो उसके मतलब ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन चालू हो गया था काम करना, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। और इसका हेडक्वार्टर जो है गुरुग्राम में है, इंडिया में है। और कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जिसका मतलब पहली ऐसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बन गई जिसका कि हेडक्वार्टर इंडिया में है, गुरुग्राम में, ठीक। तो वो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है। अभी इसकी 5वीं जो है असेंबली मीटिंग थी, ये हाईएस्ट इसकी सभा होती है मीटिंग डिसीजन लेने की, 17 से 20 अक्टूबर तक चलेगी न्यू दिल्ली में, ठीक। इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसमें ये एपेक्स डिसीजन मेकिंग इसमें ही किया जाता है।
और ये डिसीजन लेती है, इम्प्लीमेंटेशन करता है ये आपका ऐसे का फ्रेमवर्क एग्रीमेंट। जो फ्रेमवर्क एग्रीमेंट सबने मिलकर एग्री किया होगा ना किस चीज़ पे, तो उसी पे क्या डिसीजन लेना, उसी एग्रीमेंट पे उसी पे काम करेगा, उसी को फ्रेमवर्क एग्रीमेंट बोलते हैं। और कोऑर्डिनेटेड एक्शन होता है, मतलब कि सब लोग मिलकर इसमें एक्शन लेते हैं। और इंडिया के पास में जो है प्रेसिडेंटशिप है इसकी अभी ISA असेंबली की, ठीक, 109 मेंबर हैं। और ये ऑर्गेनाइजेशन इसके 109 मेंबर और सिग्नेटरी कंट्रीज़ हैं। इसमें ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव ये है कि इम्प्रूव करें एनर्जी एक्सेस, ठीक, एंड सिक्योरिटी वर्ल्ड वाइड। ऊर्जा मिले और साथ ही साथ वो सुरक्षित भी रहे पूरी दुनिया में, इस बात पे जोर देते हुए इसमें सुधार करना है। और साथ ही साथ इसमें मदद क्या कर सकता है? सोलर पावर, क्योंकि ये सस्टेनेबल वे है और कार्बन न्यूट्रल फ्यूचर, यानी कि कार्बन उत्सर्जन कम हो ऐसा फ्यूचर हम चाहते हैं। तो अभी से कार्बन न्यूट्रल फ्यूचर में जाने के लिए, ट्रांजिशन के लिए सोलर एक बड़ा ब्रिज की तरह काम कर सकता है, सोलर एनर्जी, ठीक। और इसमें यह है कि US डॉलर $1 ट्रिलियन जो है US के इन्वेस्टमेंट हम चाहते हैं सोलर के क्षेत्र में 2030 तक, ठीक, ताकि जो कॉस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी है, फाइनेंसिंग है, वो कम हो जाए। 15 कंट्रीज ने जब इसको फ्रेमवर्क एग्रीमेंट को साइन और रेटिफाई कर दिया था 2017 में, तब ISA दुनिया का पहला इंटरनेशनल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन बन गया था जिसका हेडक्वार्टर इंडिया में है, ठीक है। चलो नेक्स्ट टॉपिक, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। तो देखो अभी जो वित्त और कॉर्पोरेट अफेयर्स की मिनिस्टर हैं श्रीमती निर्मला सीतारमन जी, इन्होंने कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का रीजनल ऑफिस मुंबई, रीजनल ऑफिस वेस्ट वाला, ठीक, मुंबई में अभी लॉन्च कर दिया है, ठीक, इनॉग्रेट कर दिया है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। CCI है क्या? इसके तो मूल उस पर जाएंगे जैसे कि हम लोग हमेशा करते हैं। नाम है कंपटीशन। कंपटीशन कब जिंदा रहता है? जब मोनोपोली ना हो, ठीक, तभी तो कंपटीशन होगा ना। जब लेवल प्लेइंग फील्ड हो, लेवल प्लेइंग फील्ड हो, जैसे कि सब लोग एक समान जो है इस प्लेटफॉर्म पे खड़े हों, तभी तो कंपटीशन होगा ना। एक ऊपर होगा नीचे होगा तो कहाँ हो पाएगा? मोनोपोली ना हो, लेवल प्लेइंग फील्ड, कम से कम मतलब प्लेटफॉर्म ऐसा होना चाहिए कि सब लोग एक साथ चले। फिर भाई आपकी अपनी वो है कि आप कितने ज़्यादा क्रिएटिव दिमाग और उससे जो है आगे निकल सकते हो, ठीक। तो ये सब दो चीज़ें मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा जरूरी है कंपटीशन को जिंदा रखने के लिए, ठीक। अब इसके लिए कई लोग क्या है, कंपटीशन को जीतने के लिए इलीगल काम भी कर, मतलब इलीगल काम भी करते हैं और कई बार जो है अपनी पावर का उपयोग करने की कोशिश करते हैं, जैसे मोनोपोली करना की कोशिश करते हैं। जैसे कैसे करेंगे कि छोटे छोटे जो कंपटीटर्स हैं आपके, उनको खरीद लो, ठीक, उससे मोनोपोली की तरफ बढ़ जाओ। जैसे मर्जर एंड एक्विजिशन कहते हैं, ठीक, कि अच्छा ये उठ रहा है सीमेंट के, आप बहुत बड़े प्लेयर हो, कोई नीचे सीमेंट की जो है कंपनियां खुली, तो आपने कहा अरे यार तुम क्या ये सब कर रहे हो, एक काम करो बताओ कितने का है तुम्हारा बिजनेस, ठीक, तो इनको खरीद लिया। तो एक ही प्लेयर बना रहा है, एक ही प्लेयर बना रहेगा तो आपके पास सीमेंट जो खरीदने वाली लोग हैं, हम लोग उपभोक्ता जो है, तो उनके पास ऑप्शन नहीं है, हमें इसी के पास जाना पड़ेगा क्योंकि इसी का मोनोपोली एक अधिकार है और वो जिस रेट में बेचेगा वो हमें उसी पे खरीदना पड़ेगा। तो कंपटीशन है नहीं तो फाइनली कंज्यूमर को जो है नुकसान होता है, ठीक। साथ ही साथ लेवल प्लेइंग फील्ड, अब यहाँ पर क्या है, किसी को जो है काफ़ी पॉलिसी अच्छी मिल रही है, ठीक है, एक नेक्सस बना हुआ है जिसकी वजह से पॉलिटिशियन किसी कंपनी को ज़्यादा सहूलियत दे रही है, दूसरे को नहीं दे रही, तो ये भी एक चीज़ होती है। तो इन सबको देखने के लिए कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया बनाया गया था, जो मर्जर एंड एक्विजिशन या फिर रेगुलेट करता है कि कोई कंपटीशन के विरुद्ध अगर काम हो रहा तो उसको रोका जा सके, ठीक। तो बेसिक मीनिंग समझ में आ गया। अब ये सब पढ़ो, अब आपको आसानी रहेगी याद करने में। अगर मैं सीधे बोल दूँ 2002 में बना, 2003 में एस्टेब्लिश किया गया, एक लॉ लाया गया था, स्टैट्यूटरी बॉडी है, चेयरमैन और 6 मेंबर होते हैं, तो आपको क्या समझ में आएगा? हो सकता है अब इसको रट्टू तोता बन के कर भी लोगे, कितना रटोगे यार, एग्जाम में कितनी सारी चीज़ें आएंगी भाई तुम इसलिए मीनिंगफुल बनाना जरूरी है, रिवीजन जरूरी है उसके बाद, ठीक है। तो यहाँ पे स्टैट्यूटरी बॉडी यानी कि पार्लियामेंट लॉ लाया 2002 में, 2003 में एस्टेब्लिश कर दिया गया। एक चेयरमैन और 6 मेंबर, 7 मेंबर टोटल होते हैं। न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है और पहले इसका नाम MRTP था, मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस कमीशन, और ये इम्प्लीमेंट करता है कंपटीशन एक्ट 2002 को। इसमें यह है कि एंटी कम्पिटिटिव एग्रीमेंट, प्रतिस्पर्धा विरोधी समझौते कोई हो रहे हैं या फिर कोई इंटरप्राइज अपनी डोमिनेंट पोजीशन को अब्यूज़ कर रहा है। जैसे फॉरेन कंट्रीज़ वाले कई सारे MNCs आते हैं ना, तो क्या करते हैं,
कि जो छोटे मोटे हमारे यहाँ, उनके पास पैसा बहुत है यार, बहुत ज़्यादा पैसा है, तो जो छोटे मोटे डोमेस्टिक घरेलू जो उत्पादन करने वाले उद्योग होते हैं उनको जो है या तो खरीद लेते हैं या फिर उनको जो है परेशान करके उनको आउट ऑफ जो है मार्केट कर देते हैं। तो ये इस चीज़ को रोकना है। साथ ही साथ एक्विजिशन और मर्जर को रेगुलेट करना है कि कंपटीशन एडवर्स ना हो जाए, एडवर्स इफेक्ट ना पड़ जाए। ठीक, कंपटीशन रहना चाहिए, हेल्दी कंपटीशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट जो प्रीडेटरी कंपटीशन होता है वो खतरनाक है। ठीक, तो सर्टेन थ्रेशोल्ड आर रिक्वायर्ड टू गेट क्लियरेंस फ्रॉम CCI। अब देखो कंपटीशन का मैं आपको एक ऐसा एग्जांपल देता हूँ जिससे आपके दिमाग में ये और अच्छे से बैठ जाए कि कंपटीशन किस प्रकार से बुरा भी है। ठीक, एथिक्स के पेपर में इससे संबंधित क्वेश्चन आते हैं, केस स्टडी में ज़रूर आपको ये ध्यान रहेगा। अब देखो क्या है कि न्यूज़ चैनल जो है उनको अपनी TRP बढ़ा के रखने का कंपटीशन है। मेरी बात समझना, TRP रखी गई थी कि ये देखने के लिए कि हाँ भैया कौन ऊपर चल रहा कौन नीचे चल रहा, लेकिन न्यूज़ चैनल वो होड़ में लग गए। होड़ में क्या है, कंपटीशन लग गए। तो अब न्यूज़ होती नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग करी जाती है, चिल्ला चिल्ला के बताया जाता है। ठीक है ना, खूब जो है लिपस्टिक मेकअप लगा के जो है दिखलाया जाता है। ठीक है, खूब सेंसलाइजेशन किया जाता है, खूब जो है फेक न्यूज़ बताई जाती है। 2000 के नोट में नैनो चिप है, मतलब कई सारे ऐसे। तो कंपटीशन हेल्दी होना ज़रूरी है, लेकिन कंपटीशन को अगर रेगुलेट नहीं किया तो इस प्रकार की देख रहे हो चीज़ें, और उसमें बेवकूफ़ कौन बन रहा है, कंज्यूमर। तो कंपटीशन एक तो पॉजिटिव निगेटिव हमने एक देखा एग्जाम्पल, पॉजिटिव भी सुन लो, क्योंकि हम लोग सिविल सर्वेंट्स हैं। हम खाली जो है वो नहीं करते हैं, एक पहलू नहीं देखते, हमें दोनों पहलू को देख के आगे वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए, सब चीज़ों के मद्देनज़र वो हमें करना होता है। पॉजिटिव क्या है, पहले BSNL था अकेला, ठीक ना, सर्विस अच्छी थी ना, जो है नेटवर्क अच्छा था, ठीक, लेकिन फिर भी जो लोग थे, आज भी अभी हम लोगों ने पढ़ा था पीछे 45 से 48 हज़ार करोड़ का जो है उनको पैकेज दिया गया जा रहा है। ठीक, तब भी वो सैलरी जो है बैठ के छीलते थे, आज भी छील रहे हैं। ठीक है, लेकिन जब इसमें कंपटीशन लाया गया, प्राइवेटाइजेशन हुआ, ठीक, कई सारे प्लेयर्स आए, तो वहीं 1 मिनट की कॉल चाहे उठाओ चाहे करो, दोनों ही केस में 2.5 रुपये होती थी, आज 25 क्या फ्री है, मतलब आप देखो 25 पैसे समझ लो, क्योंकि 3 महीने का पैकेज वो लिखा ही लेते हो प्रीपेड में, जैसे मैं करता हूँ भाई। ठीक, तो 700 रुपये का हो गया, वो भी बढ़ा है लेकिन फिर भी बहुत कम है। तो और अच्छी क्वालिटी है लोग, तो कंपटीशन का एक अच्छा प्रभाव भी हमें देखने को मिला। ठीक, अभी रिसेंटली देख लो, जियो के आने से पहले कितना महंगा देते थे ये लोग, एयरटेल और ये सब लोग इंटरनेट महीने का, जियो के आने के बाद और सस्ता कर दिया। अब रिलायंस जो है फिर से क्या कर रहा है, लैपटॉप लेके आ रहा है, अभी लॉन्च किया उसने 19,000 रुपये का कुछ। ठीक, 11 इंच का है, छोटा, लेकिन टैबलेट लोगे इससे बड़े लैपटॉप ले लो, एक ही बात है। ठीक, तो ये फिर से आप देखना लैपटॉप सस्ते हो जाएंगे। तो कंपटीशन अच्छाई भी है बुराई भी है। जरूरत क्या है, रेगुलेशन की, और ऑब्जेक्टिव क्या है, कंज्यूमर्स का जो है शोषण ना हो। क्लियर समझ में आई चीज, इतनी क्लैरिटी आ रही है, बेसिक जो पीछे थिंकिंग वो चीज है, क्लैरिटी आई, तो ये सब क्या पढ़ने में आपको दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन बिना समझ के, किसी ना समझ से अगर आप खाली वही चीजें सुनते रहोगे जो आपको सुनने में अच्छा लगता है, तो फिर दिक्कत है। ठीक है, खैर अगला टॉपिक है इकोनॉमी। ओपेक वाला अभी उन्होंने टॉपिक कवर किया था। ठीक, ओपेक प्लस वाला, किस प्रकार से 2 मिलियन जो है बैरल, 2 मिलियन बैरल जो है रोज घटाई जाएंगी प्रोडक्शन से। ठीक, तो ये कार्टेलाइजेशन थी। इसी को अब जो है अपोज करने के लिए यूएस ने एक नोपेक बिल लेके आया है, मतलब वहां के पार्लियामेंट में एक नो टू ऑयल प्रोड्यूसिंग एक्सपोर्टिंग कार्टेल बिल लाया गया है, जिसमें हालांकि ये कहा जा रहा है कि जो फॉरेन नेशनल्स हैं, ठीक है, अगर वो ये कंपटीशन और जो है हमारे यहाँ जो ये बढ़ाते हैं, मेन चीज़ है देखो, यूएसए एक मार्केट बेस्ड इकोनॉमी है, यानी कि कैपिटलिस्ट है। वो ये चाहती है कि मार्केट जिस प्रकार से डिमांड चल रही है, जिस प्रकार से सप्लाई चल रही है, उसको छोड़ दो, मार्केट के ऊपर छोड़ दो, उसमें बीच में अपनी जो है हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। ठीक, ये इकोनॉमी है। तो अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ये कार्टेल है, ये अपने हिसाब से डिमांड सप्लाई कुछ भी चल रहा, अपने हिसाब से डिमांड सप्लाई को कम ज़्यादा कर देते हैं प्रॉफिट को मेंटेन करने के लिए। ठीक, तो ये जो है एडम स्मिथ की उस पर चलते हैं। तो यहाँ पर जब ओपेक ने ऐसा किया और ये देखा, ये यूएसए देख रहा है कि रशिया और सऊदी अरेबिया अब साथ में मिलकर काम कर रहे हैं, तो यूएसए ने अपने यहाँ संसद में एक बिल लेके आए नोपेक नाम से, जिसमें वो कह रहे हैं कि फॉरेन नेशनल्स अगर मान लीजिए इस प्रकार से कुछ चीज़ें ऊपर नीचे करते हैं और छेड़छाड़ करते हैं, तो हम उनके खिलाफ लॉ सूट, मतलब एक तरीके से उनके ऊपर केस कर देंगे।
ठीक, अब ये किस प्रकार से भैया एक यूएसए का बिल यूएस की पार्लियामेंट में आता है और वो सऊदी अरेबिया के मान लीजिए के खिलाफ, क्योंकि वही तो वो लीडर है ना ओपेक का, तो वो उनके खिलाफ किस प्रकार से मान लीजिए उसने कह भी दिया, लॉ सूट दायर भी कर दिया, तो उसको लागू कैसे कराओगे ये सब देखने की बात की बात है। लेकिन ये बिल अभी लाया गया है, एंटी ट्रस्ट लॉ सूट लाया गया, मतलब ट्रस्ट खत्म हो गया है इनके खिलाफ। ठीक, तो वो इंप्लीमेंट कैसे होगा, दैट्स नॉट अ पॉइंट ये है कि ये बिल लेके आए हैं यूएस के कंज्यूमर्स और बिजनेस को जो है बचाना है इंजीनियर्ड ऑयल स्पाइक से। इंजीनियर्ड ऑयल स्पाइक्स मतलब खुद से जब मन किया प्रॉफिट को बनाने के लिए सप्लाई को कम कर दिया, जब मन किया जब डिमांड बढ़ गई तो बढ़ा दिया, इस तरीके से। तो ये चीज़ है नोपेक बिल, और ये एंटी ट्रस्ट लॉ जो है टू रिवोक द सोवरेन इम्यूनिटी, ठीक है, सोवरेन इम्यूनिटी यानी संप्रभुता जो है आपका प्रतिरक्षा, उसको खत्म कर देगा। तो अब देखते हैं भैया क्या होगा। इससे ये होगा कि एस अटॉर्नी जनरल जो है के पास ऑप्शन रहेगा कि वो सू यानी कि केस कर सकते हैं ऑयल कार्टेल जैसे सऊदी अरेबिया के इन फेडरल कोर्ट, वहाँ के कोर्ट में केस हो जाएगा, और उसको कैसे लागू कराएंगे ये देखने वाली बात है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है यूएनएचआरसी एडॉप्ट्स रेजोल्यूशन अगेंस्ट श्रीलंका राइट रिकॉर्ड। इधर मैं देख रहा हूँ इंडिया बहुत एक मतलब क्या कर रही है, रशिया के खिलाफ एक आया यूक्रेन में जो उन्होंने वॉर किया है कि भैया क्या स्टैंड है इंडिया का, इंडिया ने वोट नहीं किया। चाइना के खिलाफ उइघुर मुस्लिम्स के पे जो अत्याचार हो रहे हैं उसके लिए जो है यही यूएनएचआरसी में एक रेजोल्यूशन लाया गया, इंडिया ने वोट नहीं किया। रशिया के खिलाफ नहीं गए, चाइना के खिलाफ नहीं गए। ठीक, फिर श्रीलंका के खिलाफ जो अभी पीछे इतनी सारी जो मंदी आई है, जो मतलब इकोनॉमिक डिबैकल वहाँ पे हुआ है, तो और वहाँ पे जो अकाउंटेबिलिटी है, रिकन्सिलिएशन है, जब से एलटीटीई को मार गिराया गया था तो तब से ये चीज़ चली आ रही है। ठीक, तो ह्यूमन राइट्स का क्या वॉल्यूशन हुआ है, इसके ऊपर एक प्रस्ताव लाया गया, हालांकि ये अडॉप्ट हो गया है। ठीक, कि इस पर अब कार्रवाई होगी, श्रीलंका में जाके देखा जाएगा कि ह्यूमन राइट्स मानवाधिकार का उल्लंघन हुआ है, क्या जवाबदेही है, रिकन्सिलेशन है कि नहीं है, अडॉप्ट हो गया है। लेकिन इंडिया ने इस रेजोल्यूशन पे भी वोटिंग नहीं किया। ठीक, तो ये वैसे ही सिस्टम होता जा रहा है जैसे मोदी जी के पहले था, हम किसी पे वोट ही नहीं करते थे। मोदी जी के बाद में ये हुआ था कि चलो हाँ हम आइडियलिस्ट नहीं कुछ रियलिस्ट हो गए। यहाँ पे भी आप ये कह सकते हो कि हम रशिया के खिलाफ नहीं जाना चाहते, हम चाइना में जो मुस्लिम्स के खिलाफ जो अत्याचार हो रहा है अगर हम उस पर बोलेंगे तो चाइना कश्मीर में घुसेगा, बट वो करेगा, उस मुद्दे को लाएगा। ठीक, तो वो कह सकते हैं। ठीक, लेकिन और ये दोनों जो है यूएन के सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स भी हैं, चलो ठीक बात है भाई, इंडिया बच रहा है। श्रीलंका के खिलाफ भी नहीं कुछ बात करी। श्रीलंका को तो हमने इतनी मदद करी है और वहां पे मानवाधिकार का जो है उल्लंघन हुआ नहीं हुआ है, इस पे भी हमने कोई वो नहीं किया। क्यों? तमिल के चक्कर में। तो इसके पीछे रीजन क्यों नहीं कर रहे हैं वो भी पता होना चाहिए। लेकिन क्या ये डिसीजंस ना लेना हर जगह, क्या ये सही है? हम किस प्रकार से मतलब वो हो पाएंगे? अगर विश्व गुरु बनना है आपको या उस कतार में खड़ा होना, तो क्या ऐसे बिना कुछ डिसीजन लिए ही हो जाएगा क्या? भाई मूक दर्शक बन के रहोगे तो कैसे होगा? ठीक, तो खैर जो सही चीज़ है उसको तो फॉलो करना चाहिए। तो मुझे लगता था कि यहाँ पे इनको वोट करना चाहिए था। खैर इनके वोट करने ना करने से कुछ फर्क नहीं पड़ा, ये अडॉप्ट हो गया श्रीलंका में, अब देखा जाएगा। और ये 51st सेशन था ह्यूमन राइट्स काउंसिल HRC, यूएन का ही स्पेशलाइज बॉडी है जो मानव अधिकार से संबंधित चीज़ों को देखता है। ठीक है, तो इसके बारे में देख लेते हैं। तो ड्राफ्ट रेजोल्यूशन था प्रमोटिंग रिकन्सिलेशन, मानव अधिकार से संबंधित श्रीलंका में क्या हो रहा, जवाबदेही है, पारदर्शिता है कि नहीं है, सारी चीज़ के लिए एक रेजोल्यूशन रखा गया जिसमें इंडिया ने वोट नहीं किया, लेकिन ये अडॉप्ट हो गया। अब इसमें देखा जाएगा, ये अभी से नहीं चल रहा है, ये जब से LTT को ख़त्म कर दिया गया था, ठीक है ना, प्रभाकरन को, तब से ये चला आ रहा है। लेसन्स लर्न ऐसे करके था। ठीक, 2012, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 19, 21। ठीक, तो इन सब में ये आते रहे। HRC ने अडॉप्ट किया था रेजोल्यूशन। हर बार श्रीलंका ने इसका अपोज किया है कि ये जो हमारी सॉवरेनिटी है, ठीक है ना, सॉवरेनिटी जो है, संप्रभुता जो है, उसका उल्लंघन है। लेकिन 2015 ने खुद भी स्पॉन्सर किया था कि हाँ हमारे यहाँ आइए और यूएन के लोग आके इन्वेस्टिगेट करेंगे, करना चाहिए कि भैया जो है हाँ ये मानवाधिकार का उल्लंघन हुआ है जो भी है। ठीक, तो तब क्यों कर दिया? तो क्योंकि वहाँ पे दूसरी पार्टी पावर में आ गई थी। लेकिन ये समझो कि भैया पार्टी कोई भी हो, मल्टी पार्टी सिस्टम बता रहा हूँ, अपने देश के खिलाफ बाहर से लोगों को अगर बुलाओगे तो पार्टी चेंज होगी। तो फिर वो देश के अंदर आपने एक बार बुला लिया ना किसी को, तो फिर बुला लिया।
ठीक, तो एक चाहे इतनी बार जो है उसने अपोज किया हो, लेकिन एक बार कर दिया तो भैया कर दिया। ठीक, अब चाहे ए पार्टी हो, बी पार्टी हो, चाहे सी पार्टी हो। यही चीज़ गलती हमने क्या किया था जब ये कबायली जो थे 1948 में इन्होंने जम्मू कश्मीर पे हमला कर दिया, तो हम चले गए थे यूएन, और यूएन ने मध्यस्थता करी थी। ठीक है ना, वही जो है ना रेजोल्यूशन की दोनों लोग मिलिट्री अपनी हटाएंगे, फिर वहाँ पे प्लेबेसाइट होगा, तो वो है। तो यूएन को घुसा लिया हमने उस समय, वो गलती हम समझ गए कि हमने कर दी, फिर तब से कभी नहीं की हमने। हमेशा ही तो कहते हैं ना, इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो भी डिसीजन होगा वो दोनों लोग मिलकर करेंगे, तीसरा कोई व्यक्ति नहीं आएगा। ठीक है ना, यूएसए ने कहा, चाइना ने कहा हम आ सकते नहीं, कुछ नहीं देंगे। लेकिन यहाँ पर श्रीलंका ने भी वो गलती करी 2015 में, UNHRC घुसा लिया। खैर, यहाँ पर जो अभी प्रस्ताव रखा गया जिसको अडॉप्ट कर लिया गया, वो ये देखेगा, इन्वेस्टिगेट करेगा जो ऑनगोइंग इकोनॉमिक क्राइसिस है, आर्थिक संकट है, और जो लोग उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं उनको किस तरीके से उनका अभियोजन यानी कि प्रोसिक्यूट करना है, इस पे ध्यान देगा। ठीक, ये चीज़ समझ में आ गई पूरी। UNHRC होता क्या है? ये एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है विद इन द UN सिस्टम, अंतर सरकारी बॉडी निकाय है, और ये जेनेवा स्विट्जरलैंड में मिलती हैं। 2006 में इसको बनाया गया था, पहले इसका नाम UNCHR था, अब HRC हो गया। ठीक, कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स था, अब ह्यूमन राइट्स काउंसिल हो गया, परिषद हो गया। ये क्या करता है? इन्वेस्टिगेट करता है, जांच करता है, अगर कहीं पे भी ये एलिगेशन लगाएं कि मानवाधिकार का उल्लंघन हुआ है मेंबर स्टेट्स में, UN मेंबर स्टेट्स में, मतलब जो UN के मेंबर स्टेट्स हैं उन्हीं में ही, तब जो है ये इसकी जांच करता है। जैसे कि इंपॉर्टेंट मानवाधिकार कौन कौन से हैं? ठीक, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ठीक, अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, महिलाओं के अधिकार, LGBT अधिकार, नस्लीय और जातीय अल्पसंख्यक माइनॉरिटीज जो हैं उनके अधिकार। ठीक, तो कुछ एक बताए गए हैं ये, और ये हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स इनके साथ में मिलकर काम करते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके देखो मेंबर्स जो होते हैं वो 47 मेंबर ही होते हैं पूरी दुनिया में। हर जो एरिया है तो उसमें एक जैसे 4 एरिया है तो मतलब 25% मेंबरशिप हर जगह से ले आएंगे। ठीक, 5 एरिया है तो उसमें जो है 20% हो जाएगा, तो 5 भाग में बांटे जाएंगी मेंबरशिप। टोटल मेंबरशिप है 47, और UN जनरल असेंबली इनको जो है इलेक्ट करता है, निर्वाचन होता है इनका डायरेक्ट और सीक्रेट बैलेट के थ्रू। ठीक, कि किसने किसको वोट डाला कि ये मेंबर चुने जाने चाहिए। लेकिन मेंबरशिप जो है इक्विटेबल ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, जो भौगोलिक वितरण है उसके हिसाब से किया जाता है, समानता रहनी चाहिए। 3 साल के पीरियड के लिए मेंबर बनता है कोई, और वो 2 बार लगातार मेंबर बन जाए, मतलब 3 साल का एक बार, फिर 3 साल का एक बार, 6 साल के बाद लगातार, जैसे 3-3 हो गया, फिर उसके बाद री इलेक्शन नहीं हो सकता, 3 साल का एक गैप होगा, फिर आ सकते हो आप। तो ये भी करना जरूरी है। ठीक, ये इसलिए बता रहा हूं, हो सकता है डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ ले, तो ये आप कर लोगे आसानी से, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए। जून 2018 में यूनाइटेड स्टेट्स ने जो है UNHRC से कहा था कि हम विड्रॉ कर रहे हैं। तब कौन थे भाई साहब वहाँ के जो प्रेसिडेंट थे? ट्रम्पू आपको मालूम है, आधा तो पगला है वो। ठीक है, तो वो कुछ भी क्या कर रहा है कब नहीं कर रहा है उसको खुद ही नहीं पता है। हालांकि मुझे लगता है कि काफ़ी शार्प माइंडेड है बंदा, ठीक, और बहुत जिद्दी भी है। लेकिन उसने यहाँ पर जो है यूनाइटेड स्टेट्स का विड्रॉल करा दिया था UNHRC से, और ये कहा था कि बहुत ज़्यादा हाइपोक्रिटिकल एंड सेल्फ सर्विंग है। अब एक चीज़ मैं आपको बताऊं, यहाँ पे एक शब्द दिया गया हाइपोक्रिटिकल। ये अगर आपने ये पढ़कर और इसका मतलब जाने बिना छोड़ दिया ना यहाँ पर, तो मैं आपको इसके रिपरकशंस बता सकता हूँ कैसे। हाइपोक्रिटिकल अगर आपको नहीं पता है क्या चीज़ होती है तो एक बार देख लो भैया। क्यों? क्योंकि पूरा हाइपोक्रेसी पे एक ऐसे UPSC ने पूछ लिया था कि हिपोक्रेसी, अगर आपको इसका मतलब ही नहीं पता होगा तो ऐसे का टॉपिक आपके लिए निरर्थक हो गया। ठीक, तो हिपोक्रेसी का मतलब यह है कि आप किसी को कहते हो पढ़ो, ठीक, और खुद जो है पढ़ते नहीं हो। ठीक है, आप किसी से कहते हो कि न्यूक्लियर वेपन्स को हटाओ, ठीक, कह रहे हो नॉर्थ कोरिया से कह रहे हो कि न्यूक्लियर वेपन नहीं होने चाहिए तुम्हारे पास, ईरान से कह रहे हो नहीं होने चाहिए, और खुद न्यूक्लियर वेपन का आर्सनल को बढ़ा रहे हो। ठीक, जैसे USA कर रहा है। तो ये होती है हिपोक्रेसी, हिपोक्रिटिकल और सेल्फ सर्विंग। ऐसा USA बोल रहा है UNHRC को। खैर, ट्रम्प भाई साहब की अदाई निराली है। अगला टॉपिक है, नोबेल प्राइज मिला है लिटरेचर में 2022 के लिए किसको? एनी एर्नोक्स को। नाम से पता चल रहा होगा फ्रांस की हैं। फ्रांस की जो NCERTs होती हैं, वहाँ की जो समझ लीजिए बेसिक स्कूल की बुक्स होती है ना, उसमें एनी एर्नोक्स की जो स्टोरीज हैं वो उन सबको इंक्लूड किया जाता है। पर्सनल मेमोरीज और उसके जो रूट्स हैं, कलेक्टिव इंस्टेंट है, उन सब की बहुत अच्छा ये लिखती हैं
एनी अर्नॉक्स फ्रेंच की, इनको लिटरेचर का नोबेल प्राइज मिला 2022। फ्रांस की जो एनसीईआरटी है, इस तरीके से याद कर रहा हूँ ताकि याद रहे, तो फ्रांस की स्कूल की जो टेक्स्ट बुक है, ठीक, 20 से ज़्यादा, तो वो ज़्यादातर जो है आपका वहाँ पे पढ़ाई जाती है फ्रांस के स्कूलों में। एनी ऑर्नेक्स लिटरेचर नोबेल पुरस्कार फ्रांस से। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक है नेशनल लोक अदालत। ये 12 नवंबर को होगा और पूरे देश में होगा। नेशनल है क्योंकि लोक अदालतें तो हर जगह होती है, नेशनल लोक अदालत है। और जो भी पेंडिंग केसेस हैं उनको सेटलमेंट के थ्रू, ठीक, सेटलमेंट के थ्रू जो है निपटाया जाएगा। सेटलमेंट का मतलब समझते हो? सेटलमेंट का मतलब है आउट ऑफ कोर्ट। जैसे मान लीजिए, अब लोक अदालत का कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, समझना। लोक अदालत, पब्लिक जो है कोर्ट अंग्रेजी में। अब इसमें कोर्ट में जैसे कि लोकल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, सिविल कोर्ट है, ठीक है, इन सब में सिविल कोर्ट की बात हो रही है यहाँ पर, ये क्रिमिनल कोर्ट की बात नहीं हो रही, सेशन कोर्ट की बात नहीं हो रही है, तो हाई कोर्ट है। तो यहाँ पर जो है कोर्ट के बाहर कोई सेटलमेंट हो जाए, सुलह हो जाए, ठीक, तो उसके लिए लोक अदालत बनाई गई। लोक अदालत बनाने, कोर्ट से बाहर आके सुलह करते हो, कोई फीस नहीं लगती लोक अदालत में आपको देने के लिए एक्स्ट्रा अलग से। लोक अदालत में केस चलता है, ठीक, दोनों लोग की रजामंदी होनी चाहिए, दोनों पार्टीज की, हाँ भैया कि लोक अदालत में जाना चाहते हैं। वहां पे जब रजामंदी है, पूरा केस सुना जाएगा, त्वरित रूप से उसका जो है निपटान करने की कोशिश की जाएगी। और जब ये डिसीजन लेंगे, अवार्ड देंगे, अवार्ड बोलते हैं इनको, या डिसीजन, तो वो डिसीजन बाइंडिंग होगा, एक सिविल कोर्ट की बराबर उसकी ताकत होगी। आप जो है इस पे अपील नहीं कर सकते, ठीक। एक बार आ गए कोर्ट में, यार इतना टाइम लगता है, लंबित रहते हैं केस, तो आप आ गए, दोनों की रजामंदी थी, फिर डिसीजन जो ले लिया गया बाइंडिंग है, अपील नहीं कर सकते। लेकिन समझिएगा, आप अपील नहीं कर सकते, लेकिन आपको जस्टिस नहीं हुआ है, इसको लेके आप फिर से कोर्ट में जा सकते हो। एक बैकडोर मतलब फिर से है वापस कोर्ट में जाने का। लेकिन इस प्रोसेस की वजह से कई सारे ऐसे केसेस होंगे जो सालों से लंबित पड़े हुए हैं, ठीक। आपका पैसे, खर्चा, समय की बर्बादी, उन सब में कई सारे तो जो है निपट जाएंगे ना। तो चलो, अगर हम इस तरीके का एक ले सकते हैं स्टेप तो बिल्कुल लेना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि क्या बोलते हैं कि जस्टिस डिलेड, ठीक है ना, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। तो अच्छी बात है, थोड़ा जस्टिस जल्दी हो जाए। तो इसमें यही है कि जो केसेस हैं आउट ऑफ कोर्ट जो है सेटलमेंट, कॉम्प्रोमाइजेशन किया जाता है एमिकेबली, ठीक, दबा डरा धमका के नहीं। और उसको जो है इम्प्लीमेंट करने के लिए एक नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी बनाई गई। अपने डीपीएसपी में 39A, जो भारतीय संविधान के चौथे पार्ट में राज्य की रीति निर्देशकता, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंतर्गत एक 39A जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके एक आर्टिकल जोड़ा गया, जिसमें लिखा है फ्री लीगल एड, लिखा है ना। तो यही चीज़ है। फिर उसके अंतर्गत इसको बनाने के लिए, ये तो आर्टिकल हो गया, अब उसके लिए जो है एक लॉ भी लाना पड़ेगा पार्लियामेंट को, ठीक। वो लोक अदालत लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट लाया 1987 में, जिसके अंतर्गत जो है ये संविधान में तो था नहीं, लेकिन ये पार्लियामेंट लॉ लाया है। तो स्टैट्यूटरी लोक अदालत को एक स्टैट्यूटरी स्टेटस दिया गया। लोक अदालत संवैधानिक नहीं, वैधानिक निकाय है, ध्यान रखना, ठीक। और फिर इंस्टीट्यूशंस बनाए गए कि किस प्रकार से उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। भाई एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की तरह सोचो, कोई चीज़ आपको मुद्दा दिया गया तो उसको कैसे मैनेज करोगे। ये सब छोटी छोटी चीज़ों से आता है। आप कोई पार्टी को ऑर्गेनाइज करते हो, आप कोई घर में कोई डिसीजन लेते हो, तभी ये सब चीज़ें सीखते हो, तो सीखो। तो नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी जो है वो, और भी अदर लीगल सर्विसेज इंस्टीट्यूशन स्टेट लेवल पे होते हैं, उनके साथ में मिलके लोक अदालत कंडक्ट कराते हैं। अपील जो है नहीं किए कर सकते, लेकिन अगर पार्टी सेटिस्फाइड नहीं है अवार्ड के जो दिया गया, तो उनके पास कोई प्रोविज़न अपील का तो नहीं है, बट वो बिल्कुल फ्री है कि कोर्ट में वापस जा सकते हैं, ठीक, अप्रोच कर सकते हैं कोर्ट ऑफ एप्रोप्रिएट जुरिसडिक्शन, मतलब हाई कोर्ट के लेवल पे तो वहीं पे जाओगे, ठीक। और रिक्वायर्ड प्रोसीजर एक्सरसाइज अपने राइट टू लिटिगेशन का कर सकते हैं। कोई फ़ी नहीं होती लोक अदालत में जाने के लिए। और जो केसेस जो है वो ज़्यादातर नेचर ऑफ केसेस टू बी रिफर्ड टू लोक अदालत, कोई भी केस पेंडिंग है किसी भी कोर्ट के खिलाफ, बिफोर एनी कोर्ट लिखा हुआ है, तो वहाँ उसको भी आप लोक अदालत के अंतर्गत ले जा सकते हो। कोई डिस्प्यूट, ठीक, विच हैज़ नॉट बीन ब्रॉट बिफोर एनी कोर्ट एंड इज लाइकली टू बी फाइल्ड बिफोर द कोर्ट, ठीक। तो कौन कौन से केसेस लोक अदालत के अंतर्गत आ सकते हैं? कोई भी केस जो पेंडिंग है किसी भी कोर्ट के सामने, उसको ला सकते हैं।
कोई केस ऐसा है जो कोर्ट में जाने वाला है, उससे पहले लोक अदालत में भेज सकते हो। साथ ही साथ ऐसा कोई केस नहीं होना चाहिए जो नॉट कंपाउंडेबल हो, ध्यान से सुनना, कोई ऐसा केस नहीं होना चाहिए जो नॉन आपका कंपाउंडेबल हो, यानी कि गैर समाधेय अपराध। ठीक है, तो गैर समाधेय अपराध क्या है कि कई सारे लॉ में ये कहा गया है कि भाई साहब इन जो कोई मतलब किसी ने कोई ऐसा कृत्य किया है या फिर कोई ऐसा ऑफेंस किया है जिसको हम कंपाउंडिंग नहीं करना चाहते हैं, समाधेय नहीं करना चाहते, जैसे कि रेप, बच्चों के साथ उल्टी सीधी हरकतें। ठीक, तो इसका तो भैया इस पे डिसीजन कोर्ट में होगा। ठीक है ना, क्योंकि ये सोसाइटी में, समाज ये चाहता है कि इस पे कुछ ना कुछ डिसीजन कोर्ट से हो। ठीक, बाहर आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट इस पे हम नहीं चाहते, उनको बोलते हैं नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस, समाधेय गैर समाधेय अपराध। तो इस तरह के केसेस लॉ अदालत में नहीं आ सकते जो कि नॉट कंपाउंडेबल है। कंपाउंडेबल है तो आ जाइएगा। ठीक, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो सकता है। चलिए आज के एमसीक्यूज देख लेते हैं। कितना इन्फॉर्मेटिव रहा आज का वीडियो, अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर जरूर करें। देखिए आज ये जो पीडीएफ है ये भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। पहला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट आंसर रिगार्डिंग लोक अदालत। लोक अदालत हैव बीन गिवन कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस अंडर द लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट 1987। मैंने अभी क्या बताया, संवैधानिक है कि वैधानिक है? वैधानिक है, संवैधानिक नहीं है, तो पहला स्टेटमेंट हो गया गलत। दूसरा स्टेटमेंट है, द अवॉर्ड बाय द लोक अदालत इज नॉट बाइंडिंग ऑन द पार्टीज एंड इट हैज द स्टेटस ऑफ ए डिक्री ऑफ ए सिविल कोड। नॉट बाइंडिंग है, नहीं बाइंडिंग है, तो दूसरा स्टेटमेंट गलत। नॉन ऑफ दीज हो जाएगा क्योंकि कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है और सही पूछा गया है। दूसरा क्वेश्चन कहता है, चूज अ करेक्ट आंसर रिगार्डिंग ह्यूमन राइट्स काउंसिल। यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल या संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के भीतर एक अंतर सरकारी निकाय है। एकदम सही है, गलत है, सही है, सही है। चाइना हैज बीन सस्पेंडेड फ्रॉम ह्यूमन राइट्स काउंसिल बाय यूएन असेंबली इन अप्रैल 2022। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? क्या चाइना को किया गया है, आपको लग रहा है क्या? नहीं भैया, रशिया को किया गया बाहर यूएनएचआरसी से। याद आ गया कि नहीं आया? ठीक, तो दूसरा स्टेटमेंट हो गया गलत, पहला सही। सही पूछा गया तो आंसर वन ओनली, जो कि ए ऑप्शन में दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 3, चूज द इनकरेक्ट आंसर रिगार्डिंग कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। यह एक वैधानिक निकाय है, तो क्या सही है? सही है। ठीक, गलत है, क्या है? सही है। ठीक, इट रेगुलेट्स मर्जर एंड एक्विजिशन विच कैन हैव एन एडवर्स इफेक्ट ऑन कंपटीशन विद इन इंडिया। तो ये क्या स्टेटमेंट सही है? विद इन इंडिया ही होता है सिर्फ, क्या यूएस में कुछ हो रहा है कंपटीशन खराब तो वो नहीं कर सकते? अरे नहीं कर सकते भैया, सिर्फ इंडिया में ही करेंगे। ठीक, तो दूसरा स्टेटमेंट है सही और पहला स्टेटमेंट भी है सही, पूछा गया है इनकरेक्ट। देख रहे हो, खेला हो गया, तो यहाँ पर डी आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 4, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। ठीक है ना, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के संबंध में सही उत्तर चुने। ऐसे का मिशन 2030 तक सौर में $1 ट्रिलियन अमेरिकी के निवेश को अनलॉक करना है, लाना है, ऐसे समझ सकते हो। पहला स्टेटमेंट क्या है? सही है। यह 109 सदस्य और हस्ताक्षर देशों के साथ एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, बिल्कुल सही है। ठीक, तो दोनों स्टेटमेंट सही हो गए, इसलिए आंसर भी सही हो जाएगा, डी नहीं सी। क्यों? क्योंकि दोनों ही सही और सही ही पूछा गया है। कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा घुमा के आज आंसर बता रहा हूँ। एक जिला एक उत्पाद योजना के संबंध में सही उत्तर चुने, तो ओडीओपी खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था, बिल्कुल सही है। ओडीओपी उत्पाद खराब होने वाली कृषि उपज, अनाज आधारित उत्पाद या किसी जिले और उनके संबद्ध क्षेत्रों में व्यापक रूप से उत्पादित खाद्य उत्पाद हो सकता है, बिल्कुल सही है। दोनों सही हैं और सही पूछा गया तो सी आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए रोज की तरह आज भी एक मैपिंग वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर मैप पूछ रहा है बैफिन आइलैंड, बैफिन द्वीप के संबंध में सही उत्तर चुने। या कनाडा का सबसे बड़ा द्वीप है, कनाडा का बैफिन आइलैंड, सही है क्या? बताइए, सही है। या विश्व का चौथा सबसे बड़ा द्वीप है, तो ये क्या सही है? नहीं सही है। थोड़ा कठिन क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन हर लेवल का क्वेश्चन आपको करा के उस मैपिंग का क्वेश्चन कभी गलत ना हो, इसकी ये हमारी सोच है। चलिए इसको जो है पहले 2 फैक्ट याद कर लो बैफिन द्वीप से संबंधित।
कनाडा का सबसे बड़ा द्वीप है और दुनिया का 5वां सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक, चलिए इसको वो देख लेते हैं, डायग्राम नहीं मैपिंग देख लेते हैं। ठीक, 5th लार्जेस्ट है, हाँ सही है। और ये रहा बैफिन आइलैंड, ये रहा कनाडा, ये रहा ग्रीनलैंड जो कि डेनमार्क का हिस्सा है, बैफिन बे, बैफिन आइलैंड। ठीक, नूनावट आपका हडसन बे, ऐसे याद रखना। डेविस स्ट्रेट से जाते हैं, ये डेविस स्ट्रेट है, लेब्राडोर सी। तो थोड़ा थोड़ा और देखते रहो, चलो क्या क्या चाहिए। अटलांटिक ओशन, आर्कटिक ओशन, बैफिन आइलैंड। ठीक, दुनिया का 5वां सबसे बड़ा और कनाडा का सबसे बड़ा जो है ये द्वीप है। ठीक, चलते हैं मेंस आंसर राइटिंग देख लेते हैं। क्वेश्चन देखिए, 7 अक्टूबर को जो क्वेश्चन पूछा गया था जीएस पेपर 1 इंडियन सोसाइटी संबंधित कि IMR यानी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, यानी कि हर 1000 जीवित बच्चों में, ठीक, जो है कितने बच्चे पहला अपना जो है जन्मदिन नहीं मना पाए, उनका जो है देहांत हो गया, तो उसको बोलते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। अगर फीमेल इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बोल रहे हैं तो मतलब आपका यहाँ पर जो 1000 जो बच्चियाँ पैदा हुई नवजात शिशु, उसमें से कितनी बच्चियाँ पहला जन्मदिन नहीं मना पाई, तो ये होता है फीमेल इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। क्वेश्चन पूछ रहा है एक्सप्लेन द कॉजेज बिहाइंड द डिक्लाइन इन फीमेल इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है और इसका जो है कॉजेज पूछे गए। तो इसमें देखिए यहाँ पर ये कॉजेज हैं कि एक तो कई सारे गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स है, माँ है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है, ठीक, आपका सांस इनिशिएटिव है, मिशन इंद्रधनुष है। ठीक, तो ये सब कारण है जिसकी वजह से फीमेल इन्फेंट्री और लोगों के अंदर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये सोसाइटल एक जो इशू है कि मतलब बच्चियां जो लड़कियां जो होती हैं वो बोझ होती हैं, तो उसमें भी सुधार आया है। ठीक, सेल्फी विद डॉटर, ठीक है। तो ये सारे इनिशिएटिव हैं जिन्होंने, ये कॉजेज है जिन्होंने जो है फीमेल इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को कम किया। और महिलाएं अब अच्छा कर भी रही हैं यार क्षेत्र में। हमारी जो इकोनॉमी ओवरऑल वो सर्विस सेक्टर में जा रही है। सर्विस सेक्टर में बल का उपयोग नहीं है, बल का उपयोग पहले होता था जब हल जोतना होता था, ठीक है ना, सांडों से लड़ना होता था। खैर वो पहले की बात थी, अब वो काम नहीं करना, बटन दबा के सारे काम होते हैं। और जो है ये देखा गया है फीमेल बहुत ज़्यादा पेशेंट होती हैं, पेशेंस उनके अंदर बहुत ज़्यादा है। ठीक, अच्छा जो है फोकस साथ काम करती हैं, ज़्यादा एफिशिएंटली काम करती हैं। ठीक है, और ऐसा नहीं, देखिए सोचने समझने वाली बात है, महिलाएं 24 घंटे 7 दिन यानी कि हर समय काम करती हैं, ये समझना, बस उसका रिकॉग्निशन नहीं है। घर का मैं कहता हूँ किसी जैसे मम्मी लोग का जो डायलॉग होता है ना कि हाँ हाँ ठीक है तुम 1 महीने घर तुम चला के दिखाओ, वो ये ऐसा बम फोड़क मतलब डायलॉग है मम्मी लोगों का। भाई पिताजी लोग को ही पता है, हमको ही पता है कि ये हम कर ही नहीं सकते वो काम, लेकिन हम रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हैं बस उस बात को। इसीलिए ऐसा लगता है कि अरे महिलाएं कुछ नहीं करती, हाउस वाइफ हैं। अरे हाउस को चलाना, ठीक है ना, इसीलिए हमारे देश की इसमें वित्त मंत्री भी कौन है महिला है। क्यों? क्योंकि भैया उनको पता है चीनी नहीं है, चाय नहीं, चाय पत्ती नहीं है, वो सब मैनेजमेंट करना। वो क्या है, बजट ही तो बनाते हैं कि इतना होना चाहिए, ये चीज़ खत्म हो रही है, इसकी सप्लाई बढ़ाओ, इसकी डिमांड है। भैया बहुत ताकत लगती है हाउस वाइफ, मुझे लगता है इससे बड़ा तो कोई काम ही नहीं है दुनिया में। बस समझने और रिकॉग्निशन की बात है, एक्सेप्टेंस नहीं है लोगों में। मेरा एक प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्टेंस। किसी भी चीज के अगर आपके अंदर एक्सेप्टेंस है तो आप उसको जो है रेडली जो है आप अपना आराम से उसको स्वीकार करोगे, नहीं है तो आप उसको स्वीकार नहीं करोगे। ठीक है, अभी भाई हम दुनिया को ये बता रहे हैं, एक्सेप्टेंस दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि कश्मीर भारत का हिस्सा है। अब इस पे जो है कुछ लोग नहीं मान रहे हैं। ठीक, वो लोग जब मान जाएंगे, जब समझ जाएंगे कि हाँ अब इंडिया नहीं छोड़ने वाला, तो भैया कोई भी जो है कश्मीर का मुद्दा नहीं उठाएगा। अभी लोग के अंदर एक्सेप्टेंस नहीं आई है। उसी प्रकार से जो महिलाएं जो हाउस वाइफ जैसे जो काम है ना, वो सबसे बड़ा काम है चलाना। 24 घंटे कोई उसमें लिमिट ही नहीं है, बस रिकॉग्निशन, एक्सेप्टेंस नहीं कि काम की तरह उसको हम देख ही नहीं रहे, समझ ही नहीं रहे। ठीक, कई लोग ये भी तर्क देते हैं कि हम उसको काम मानते ही नहीं है। काम तो अलग चीज़ होती है कि हम जिस लिविंग टू अर्न अ लिविंग लाइवलीहुड आजीविका की तरह करते हैं उसको हम काम बोलते हैं। नहीं, वर्क तो हो रहा है भैया यहाँ पे भी, भले ही उसको आप सेवा का नाम देके जो है फिर से वही बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करो, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। सेवा है तो वर्क भी है, ठीक है ना। कोई सेवा, सिविल सर्विसेज में जाते हो, सेवा में जाते हो, तो क्या वो लोग वर्क नहीं करते हैं क्या? बिल्कुल वर्क करते हैं, उनको भी तो जॉब की सिक्योरिटी होती है ना, पैसे मिलते हैं। तो ये चीज़ समझने वाली बात है। तो ये एक सोसाइटल रीजन जिसको मुझे लगा कि आपको थोड़ा सा अच्छे समझाना चाहिए। कई लोग जो है कहते हैं कि मॉडल आंसर सा दिया करिए। अरे यार ये सबसे बड़ा मॉडल आंसर है, इसको अपने शब्दों में पिरो, लिखो तो सही। खुद से नहीं लिखोगे, मॉडल आंसर इकट्ठा करते रहो, ठीक, और उसके बाद जो है फिर बेचते रहना बुक स्टोर बनाकर।
ये चीज़ है। चलिए आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। अब आज का क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 80। देखो धीरे धीरे हम लोग कितना आगे पहुंच गए, 80 तक पहुंच गए। जनवरी फरवरी में मैं जो चलाता था क्वेश्चंस वो अलग हैं, इससे अलावा तो तिनके तिनके से होता है सारा काम यार। ठीक, एक दिन में 80 क्वेश्चन आपको दे देता, आप छूते नहीं। अब कम से कम आपने आधे तो देखे होंगे। जीएस पेपर 2 पॉलिटी एंड गवर्नेंस से संबंधित आज क्वेश्चन है। क्वेश्चन वही है जो यूपीपीसीएस पूछ सकता, तो हम भी पूछ सकते हैं। उसी प्रकार का मैंने बनाने की कोशिश करी है। व्हाट आर द लोक अदालत, एक्सप्लेन देयर ओरिजिन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग। समझ में आई? उत्पत्ति, संरचना और कार्य प्रणाली। एक बार आप चाहो तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके भी चेक कर लेना। अबाउट अस में आपको ये मिल जाएगा, ये भी बता दे रहा हूँ अभी, ताकि आपको दिक्कत ना हो, लेकिन आंसर जरूर लिखें। ठीक है, चलिए आज का मोटिवेशनल कोड देख लेते हैं। मोटिवेशनल कोड से पहले मैं आप लोग बताना चाहता हूँ कि 1 दिसंबर से हमारा जो है पेड ग्रुप चालू होगा यूपीएससी यूपीपीसीएस का। ठीक है, बीच में कोई 15 दिन का बेवकूफ़ बनाने वाला हम लोग कोर्स नहीं चालू कर रहे हैं। सिलेक्शन पे पूरा फोकस है। यूपीएससी यूपीपीसीएस के लिए पूरा टेस्ट सीरीज, स्टडी प्लान, लाइव डाउट डिस्कशन, सब कुछ ये ज्वाइन कर लिया, सब कुछ इसमें आपको मिल जाएगा। 2023 के लिए सबसे बढ़िया जो है पूरे, मुझे लगता है कि जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं उसमें ये प्रोग्राम आपके लिए होने वाला है। आपको दिन का जो स्टडी प्लान दिया जाएगा उसको बस रोज नियमित रूप से पूरा करते रहना। बाकी सब कुछ मेरी जिम्मेदारी है कि आपका किस प्रकार से 4-5 बार रिवीजन। इतना मटेरियल नहीं दिया जाएगा आपको कि आप 5 साल तक पढ़ ही ना पाओ एक बार भी। इतना दिया जाएगा जो मोस्ट रेलेवेंट होगा, मोस्ट क्वालिटी के साथ में आप उसको पढ़कर रिवाइज करके क्वेश्चंस लगाकर मेंस एग्जामिनेशन विद कॉन्फिडेंस बैठो और सिलेक्शन ले पाओ। ठीक, बाकी ये मेंस आंसर राइटिंग, एस्से राइटिंग, कंप्लीट करंट अफेयर मॉड्यूल, डाउट डिस्कशन और सिर्फ डाउट डिस्कशन का भी जो है पेड ग्रुप आप अभी ज्वाइन कर सकते हैं। ये पेमेंट डिटेल्स हैं। फिर भी कोई डाउट है 9650347272 पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आज का जो मोटिवेशनल कोट है जबरदस्त है। इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है। ठीक, इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। मतलब मैं अगर कोशिश कर रहा हूं ना तो मैं जीतूंगा। मैं बता रहा हूं ना आपको कि हम सब लोग मिलकर जो कोशिश करेंगे तो हम जरूर सक्सेसफुल होंगे। ठीक, लेकिन उन लोग को उतना ही मिलेगा जो लोग इंतजार करते रहेंगे। जितना हम छोड़ देंगे ना उतना ही मिलेगा सिर्फ। ये चीज़ है। इसी के साथ में चलिए आज आप लोग से जो है टाटा बाय बाय, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। चलिए ठीक है, जय हिंद जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है, वंदे मातरम।